आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ विज्ञान का एक नया पाठ लेकर कक्षा 8 के लिए। पाठ का नाम है कोशिका। इस पाठ के अंदर हम विशेष रूप से कोशिका की संरचना और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या कार्य करती हैं, किस तरह से वो फंक्शन करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जब भी ये बात होती है कि हमारे शरीर का निर्माण किस चीज से हुआ है, तो हमारी रुचि उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए कोशिका के बारे में हमको पढ़ना हमेशा से अच्छा लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उम्मीद है आपको ये बहुत ही रुचिकर टॉपिक लगेगा। देखिए, जब तो हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करें कि ये एक वृक्ष है, ये एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, सुंदर सा पेड़ है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक पौधा है जो गमले के अंदर लगा हुआ है। देखने में बिल्कुल अलग अलग पौधे नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष नजर आ रहा है, दूसरा एक पेड़ नजर आ रहा है, वो पौधा नजर आ रहा है। अगर हम मुख्य रूप से इसको देखें, बाहरी तौर पर देखें, तो आपको बिल्कुल ये अलग अलग नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक तौर पर देखें, इनकी चीजों को देखना शुरू करें, तो आप देखोगे कि इनमें बहुत सारी समानताएं, सिमिलरिटीज हैं। क्या क्या समानताएं हैं, देखिए। देखिए, इस पौधे में तना है, इस पौधे में भी तना है, इस पौधे में टहनियां हैं, इस पौधे में भी टहनियां हैं, ये पौधे में ऊपर पत्तियां हैं, इस पौधे में भी पत्तियां हैं। तो कई सारी समानताएं हमको नजर आ रही हैं। इस पौधे में जमीन के अंदर जड़ें होंगी, इसी प्रकार से इस पौधे में भी जमीन के अंदर जड़ें होंगी, इस पॉट के अंदर इसकी जड़ें होंगी, ठीक है। दोनों में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने पढ़ा कि पौधे जो हैं भोजन का निर्माण करते हैं पत्तियों के द्वारा, तो वो किसके थ्रू करते हैं? प्रकाश। तो दोनों के अंदर वो काम होता है, ठीक है। भोजन का निर्माण कहां पर हो रहा है? दोनों में ही, पत्तियों के अंदर हो रहा है। तो ये चीज दोनों में सिमिलर है, ठीक है। दोनों में जड़, तना और पत्तियां मिल रही हैं, दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों की जड़ें जो है वो पानी को जमीन से अवशोषित करने का काम कर रही हैं, दोनों में सिमिलरिटी है। दोनों में ही फूल, फल और बीज बन रहे हैं, ये दोनों चीजों के दोनों के अंदर सिमिलर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दोनों पौधे अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी समानता इनके अंदर है। और हम ये कह सकते हैं कि मूल रूप से दोनों पौधे एक जैसे हैं, यानी समान हैं, केवल बाहरी आकार ही इनका अलग अलग है। ये सिमिलरिटी किस लिए है? क्योंकि दोनों का निर्माण एक ही चीज से हुआ है, एक ही चीज से दोनों का निर्माण हुआ है। वो एक चीज क्या है, ये थोड़ा हम अभी सरप्राइज रखते हैं, आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब ये तो बात पौधों की हुई, अब हम बात करते हैं जंतुओं की। देखिए, यहाँ पर एक इंसान का चित्र है और यहाँ पर एक जानवर का, या हम उसको घोड़ा है हालांकि, लेकिन हम कोई भी जानवर यहाँ मान सकते हैं। तो देखिए, इनकी अगर हम तुलना करें, एक इंसान की तुलना हम जानवर से करें, देखने में दोनों बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वही पौधा, जैसे पौधे दो, एक बड़ा पेड़ था और एक छोटा पौधा था, दिखने में अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन जब हमने उसके बारे में उनकी तुलना करना शुरू किया, समानताओं खोजने लगे, तो बहुत सारी समानताएं निकली। इसी प्रकार से इन दोनों में भी देखने में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी समानताएं। जैसे दोनों ही खुद का भोजन खुद नहीं बनाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, पौधों से भोजन को प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इस तरह से मान सकते हैं। दोनों में 4 लिम्ब है। लिम्ब यानी कि जो इनके पैर होते हैं, या अब जैसे इंसान में तो अग्रपाद, जो अग्र आगे वाले पैर हैं, उनको हाथों में के तरह यूज करता है इंसान, लेकिन जानवर जो है ज्यादातर वो अगले पैरों को भी और पिछले पैरों को भी चलने के काम में लेते हैं। तो इंसान में भी वही 4 पैर हैं, लेकिन उसने उनका उपयोग अलग अलग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब बात करें भाई डेवलप्ड अंग, विकसित अंग है इनके अंदर। देखिए, इंसान में भी आप देखते हैं हमारे नाक, कान, हाथ, पैर सभी अंग हैं, है ना। इसी तरह से इस घोड़े के अंदर भी हम देखें तो इसके अंदर भी इसी प्रकार के विकसित अंग हैं। तंत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं भोजन के पचाने के लिए, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है ना, जनन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, विभिन्न प्रकार के तंत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही जानवरों के अंदर पाए जाते हैं। इंसान भी बच्चों को जन्म देते हैं और ये जानवर भी बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये समानता इनके अंदर है। क्यों है? क्योंकि दोनों की जो बेसिक, हम वही कहेंगे कि एक ही चीज से दोनों का निर्माण हुआ है, दोनों बने एक ही चीज से। अब वो एक चीज क्या है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी आगे। तो देखिए, हम किस चीज से कह रहे हैं, दोनों का निर्माण किस चीज से हुआ है? दोनों का ये निर्माण किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों। तो पौधों का
भी निर्माण और जंतुओं का निर्माण भी किसके थ्रू हुआ है? कोशिकाओं के थ्रू ही हुआ है। दोनों कोशिका से ही निर्मित हुए हैं। इसीलिए चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, हम क्या कहेंगे कि दोनों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। ठीक है। अब कोशिका से कैसे हुआ है? देखिए, जैसे दीवार होती है ना, ये आपको इस चित्र के अंदर यहाँ दीवार दिखाई दे रही है। दीवार का निर्माण किससे होता है? ईंट से होता है। ये ईंट है। तो हम क्या कहेंगे कि ईंट जो है वो दीवार की फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक इकाई है। यानी अगर एक एक ईंट को दीवार से अलग कर दिया जाए तो एक समय ऐसा होगा कि आपकी पूरी दीवार टूट जाएगी। ऐसे एक एक ईंट को अगर हम साथ लगाते जाएं तो हम कहें दीवार का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से शरीर का निर्माण भी एक एक कोशिका की तरह, जैसे ये एक कोशिका आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये एक कोशिका है। ठीक है। इससे इसके साथ एक दूसरी कोशिका इस तरह जुड़ गई, फिर तीसरी कोशिका यहाँ पर जुड़ गई, फिर चौथी कोशिका इस तरह जुड़ गई। तो इस तरह क्या हुआ? एक दीवार का निर्माण हुआ। जैसे दीवार की तरह में तो हम इससे कहेंगे, इससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे एक ईंट जो है वो एक दीवार के लिए बेसिक इकाई है, मूलभूत इकाई है उसकी, उसी तरह से कोशिका हमारे शरीर की क्या है? मूलभूत इकाई है। कौन सी मूलभूत इकाई है? संरचनात्मक इकाई है। इससे हमारा क्या बनती है? संरचना बनती है। हमारे शरीर की संरचना, किसी भी जीव की संरचना किससे होती है? कोशिका से होती है। तो समझ में आ गई होगी यह बात आपको। ये कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की आधारभूत, बेसिक, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। अब कोशिका की खोज कैसे हुई? तो देखो बच्चों, कोशिका बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि इस कोशिका को आसानी से हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। तो इस ऐसी छोटी चीजों को जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। छोटी चीज, सूक्ष्म माने छोटा, तो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने पाठ पढ़ा था ना, तो उन चीजों को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते थे? माइक्रोस्कोप का यूज करते थे, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते थे। तो सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी पहले खोज हुई। सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की। उनका जो सूक्ष्मदर्शी था वो कुछ कुछ इस प्रकार का, ये जो चित्र है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का है। तो इन्होंने इस प्रकार का एक सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इस सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की खोज संभव हुई। आजकल जो हमारी स्कूल या लैब में हमको जो माइक्रोस्कोप दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी दिखाता है, वो कुछ इस प्रकार का आधुनिक माइक्रोस्कोप है। लेकिन प्राचीन माइक्रोस्कोप जो था वो कुछ इस प्रकार का था। तो इसकी निर्माण किसने, इसका जो खोज की थी, निर्माण इसका किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। पहले माइक्रोस्कोप की खोज हुई। माइक्रोस्कोप की खोज के बाद एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी के अंदर कॉर्क की कोशिका में, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पेड़ है। ठीक है। उस पेड़ की जो छाल होती है, उस छाल से कॉर्क बनाया जाता है। ये कॉर्क है। आपने इसको बोतल वगैरह जो होती हैं उनके ढक्कन के रूप में, आजकल तो खैर कम यूज होता है, लेकिन कुछ समय पूर्व, अगर आज से 20-30 साल पहले हम देखें तो ढक्कन के रूप में, बोतल की जो ढक्कन होती थी, दवाएं वगैरह जैसी तरह की चीजें थी, वाइन आती थी, उनकी ढक्कनों में इस कॉर्क का प्रयोग होता था। तो ये एक छाल थी पेड़ की। तो इसकी छोटी छोटी स्लाइड काटी, इसका एक टुकड़ा लिया उन्होंने, बहुत पतला टुकड़ा लिया, और उसको एक कांच की बड़ी प्लेट पर रखा। कांच की बड़ी प्लेट पर रखने के बाद माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उनको कुछ ये इस प्रकार की नजर आई, जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपको साइड में, लेफ्ट साइड के अंदर। तो इस तरीके की कुछ संरचनाएं इनको दिखाई दी। ठीक है। तो अब ये कैसी दिखी? ये उनको बिल्कुल वैसी दिखी जैसी कि अभी हमने बात की कि दीवार में ईंट लगी होती हैं, या मधुमक्खी के छत्ते में जो ये सेल नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे जो सेल नजर आ रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते के अंदर, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इस प्रकार का इनको दिखाई दिया। इसलिए इन्होंने इनको क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये कुछ कोश जैसी संरचना है। कोश जैसी संरचना के कारण ही इसको क्या कहा? कोश कहा। ठीक है। और इसका नाम क्या पड़ा? कोशिका पड़ा। कोशिका जो शब्द है इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल। सेल का अर्थ होता है कोई खाली डब्बा या खाली बॉक्स। तो इस तरह के ये नजर आए, क्योंकि इनको जो चीजें नजर आई थी ये एक्चुअल में कॉर्क की कोशिकाएं थी, और कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं। अब डेड सेल थी, ये डेड सेल थी। अब डेड सेल थी ना, तो ये अंदर तो इनमें जीव द्रव्य तो था नहीं, तो ये कैसी दिखाई दे रही थी? डेड दिखाई थी, खाली ब्लैंक दिखाई दे रही थी। अब एक कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। भाई कोशिका तो हमने मान लिया, तो समझ गए इस चीज को कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ होता है। सबसे छोटी इकाई हमारी कोशिका होती है। तो कोशिका जो है वो कोशिका
के भाग कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो हम देख रहे थे कि कोशिका में सबसे बाहर जो होता है वो होती है कोशिका झिल्ली, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर ये होता है। उसके बाद कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और कोशिका द्रव्य होता है, ये चीजें होती हैं। अब कोशिका की हम बात करें कि भाई कैसे कैसे आकार की होती है कोशिका, कौन से आकार की, किस तरीके की दिखती है। तो बच्चों देखिए बात क्या है कि कोशिका का जो आकार है, ठीक है, और उसकी जो आकृति है, ये उसके काम पर डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार का काम करेगी। जैसा वो काम करेगी उसी पर निर्भर करेगा कि उसका आकार और उसकी आकृति कैसी होगी। ठीक है, जैसे ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ये लाल रक्त कणिका की कोशिका है, आरबीसी की कणिका है। ठीक है, अब ये डिस्क की तरह है। ठीक है, ये जो बीच में दिख रही है ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये एक तंत्रिका कोशिका है। नर्वस सिस्टम अगर पढ़ा होगा आपने तो वहां इसको हम देखेंगे। ये बीच में एक सामान्य कोशिका है, ये वाली कोशिका एक सामान्य कोशिका है, और ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो पतली पतली दिखाई दे रही है, ये हमारी पेशी की कोशिका है। चिकनी पेशियों की जो कोशिका होती है वो इस प्रकार की होती है। थोड़ा डिटेल में इनको देखते हैं। इन कोशिकाओं को हम देख रहे हैं कि इनका आकार जो कैसा है, निश्चित है, यानी आकार और आकृति इनकी निश्चित है। लेकिन ऐसा हर एक कोशिका के साथ नहीं होता। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपना आकार बदल लेती हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपना आकार बदल लेती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो अमीबा। अब अमीबा जो है उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कभी वो मान लीजिए इस तरह की आकृति का है, थोड़ी देर बाद वो इस तरह की आकृति का हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हो सकता है इस तरह की आकृति का हो जाए। तो बहते हुए पानी के अंदर पाया जाता है, तो इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ये कोशिका एक ही कोशिका का बना हुआ जीव होता है। इसी प्रकार हमारे जो शरीर है उसमें रक्त के अंदर एक कोशिका होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल, WBC इनको बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो ये भी हमारे शरीर के अंदर रक्त में पाई जाती हैं। रोगों को के जो कोई रोगाणु अगर हमारे रक्त के अंदर आ जाए तो उसको ये खाकर नष्ट कर देती हैं। तो ऐसी जो ये कोशिकाएं होती हैं, तो ये इनका भी आकार निश्चित नहीं होता है। तो हमने देखा कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित है और कुछ अपने आकार को परिवर्तित करती रहती हैं। अब निश्चित आकार वाली कोशिकाओं पर हम बात करें तो देखिए तर्करूपी, कैसा आकार है इनका? तर्करूपी। तर्कु क्या होता है? कुछ इस प्रकार की आकार है, किनारों से पतला, बीच में से मोटा और फिर किनारे पर पतला। ठीक है, दिख रहा है आपको, किनारे पर पतला है यहाँ पर, ठीक है, और बीच में से ये मोटा हो गया, यहाँ पर ये मोटा हो गया, इस जगह पर किनारों से कैसा है? पतला है, यहाँ पर दोनों तरफ देख रहे हैं आप पतला है। तो ये जो है चिकनी पेशी की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। डिस्क के रूप में लाल रक्त कणिका, हमने बताया आपको कि आरबीसी बोलते हैं इनको, शॉर्ट में आरबीसी, लाल रक्त कणिका, आर फॉर रेड। ठीक है, रक्त को बोलते हैं ब्लड और सी कणिकाओं को बोलते हैं कार्पल्स। तो रेड ब्लड कार्पल्स हैं, डिस्क की तरह होते हैं। डिस्क की तरह क्यों है ये? क्योंकि ये रक्त के अंदर बहती रहती हैं। अगर ये इनमें ब्रांच होंगी या इस प्रकार की तर्करूपी होंगी तो ये क्या होंगी? रक्त वाहिका में अटक जाएंगी। तो ये अटके नहीं, लगातार लुढ़कती हुई आगे बह जाएं, इसलिए ये इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसके बाद होती है शाखित कोशिका, ब्रांच्ड। अब यहाँ देखिए आप, ये नर्वस सिस्टम के अंदर पार्ट का एक पार्ट है, तंत्रिका कोशिका है, नर्व्स। तो तंत्रिका कोशिका में क्या है कि देखिए यहाँ भी इसमें ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, यहाँ आपको शाखाएं नजर आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार की होती है चपटी कोशिकाएं, जो हमारी त्वचा है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, त्वचा की जो कोशिकाएं होती है पतली पतली और इस तरह की चपटी कोशिकाएं होती है त्वचा के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चपटी कोशिकाएं ये हमारी त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात करें आकार की, तो देखिए जीवों में जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी जंतु कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक रोग कारक होता है। इसकी जो कोशिकाएं वो सबसे छोटी होती है, 0.01 माइक्रोन। याद रखिएगा, इसकी कोशिका माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी होती है 0.01 माइक्रोन। और जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है लगभग 17 सेंटीमीटर व्यास तक का हो जाता है। तो ये आपको दिख रहा कितना बड़ा अंडा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मनुष्य की बात करें, अभी तो हमने बात की समस्त जीवों की, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मानव में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो लाल रक्त कणिका है, जो हमारे रक्त के अंदर मिलती है। लाल रक्त कणिका ये सबसे छोटी कणिका होती है हमारे शरीर के अंदर। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तो जंतुओं की अगर बात करें तो जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। और हमारे शरीर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कणिका और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। अब कोशिकाओं की संख्या के आधार पर अगर हम देखते हैं जीवों का वर्गीकरण क्या है,
यानी जीवों को दो हिस्सों में बांटा गया कोशिका की संख्या के आधार पर। एक प्रकार के जीव थे एक कोशिकीय जीव, जिनके अंदर सिर्फ क्या मिलती है, एक कोशिका। ठीक है, अमीबा के बारे में पढ़ा ना हमने कि अमीबा जो है उसमें सिर्फ कैसी कोशिका मिलती है, एक ही कोशिका मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक कोशिकी। ऐसे और भी जीव हैं, ऐसा नहीं अमीबा ही है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ठीक है, इनमें एक कोशिकी यही होते हैं, ईस्ट है, इन सब में एक कोशिका मिलती है। बहुकोशिकीय जैसे जिनके अंदर एक से ज्यादा कोशिका होती है उनको हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। सारे जो जीव आपको आसपास नजर आते हैं अपनी आंखों से, वो सारे के सारे कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने मुख्य जो बात है कि कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के बारे में हम जब बात करें तो हम देखें दो चीजों को मुख्य रूप से देखते हैं कोशिका की संरचना में। पहले वो भाग जो कोशिका का जीवित भाग है और दूसरा जो कोशिका का मृत भाग है। तो कोशिका के संरचना को जब हम देखते हैं तो दो हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया। एक तरफ कोशिका का वो भाग है जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ कोशिका का वो भाग है जो जीवित भाग है। तो देखिए जो कोशिका भित्ति है ये कोशिका का मृत भाग है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका का कौन सा भाग है, मृत, यानी ये जीवित भाग नहीं होता है। और जो अगर जीवित भाग की बात करें हम तो जीवित भाग कौन सा होता है कोशिका का, कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका द्रव को फिर हम फर्दर चार भागों में बांटते हैं। पहला भाग है कोशिका झिल्ली, दूसरा भाग है केंद्रक, तीसरा भाग है जीव द्रव और चौथा भाग है उसकी रिक्तिका। तो ये एक आपको कोशिका दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो कोशिका का एक चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप अगर देखें तो कोशिका भित्ति इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोशिका झिल्ली से एक नंबर जो पार्ट है वो कोशिका झिल्ली है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ये कोशिका झिल्ली का पार्ट है। ठीक है, इसके बीचों बीच यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये केंद्रक है। बीच में जो बड़ा स्पॉट दिखाई दे रहा है ये उसका केंद्रक है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में जो भी कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है ये इसका जीव द्रव है। इसको हम 3 नंबर डाल देते हैं, ये जीव द्रव है। और इसी जीव द्रव के अंदर कुछ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं, खाली जगह इसके अंदर मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इनको हम 4 नंबर डाल देते हैं। तो आपको समझ में आया कि कोशिका जो है उसके ये 4 भाग होते हैं। अब कोशिका भित्ति कहाँ पर होती है, तो कोशिका भित्ति इस कोशिका झिल्ली के बिल्कुल बाहर, यहाँ बिल्कुल आउटसाइड में ये पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति इस कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। देखिए एक एक करके हम इनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए, तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। जैसा कि अभी ये आपके सामने कोशिका दिखाई दे रही है, इस कोशिका में जो सबसे बाहर वाला भाग है, सबसे बाहर जो आउटर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन क्या कहलाता है, इसका कोशिका झिल्ली कहलाती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पौधों की कोशिकाओं में भी मिलती है, यानी पादप कोशिका में भी मिलती है और जंतु कोशिका में, यानी चाहे वो जंतु के शरीर से ली गई कोशिका हो चाहे पादप के शरीर से, किसी पौधे के शरीर से ली गई कोशिका हो, दोनों के अंदर कोशिका झिल्ली आवश्यक रूप से पाई जाएगी। और कोशिका का सबसे आउटर पार्ट ये बनाएगी। कौन सा आउटर पार्ट बनाएगी, लाइफ। ठीक है, जीवित भाग है ये कोशिका का। तो इसकी जो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके गुणों की बात करें, तो ये कोशिका का कैसा भाग है, जीवित भाग है। लचीली होती है, ये हार्ड नहीं होती बल्कि कैसी होती है, लचीली होती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। देखिए कितनी एक ये शब्द यहाँ पर आया है, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन को हम थोड़ा सा समझते हैं, ये एक नया शब्द है हमारे लिए, तो इस पर हम थोड़ी बात करते हैं। देखिए आपने कई बार अपने घर के अंदर छिपकली को देखा होगा, कई बार कुछ बच्चे उससे डरते भी हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। आपने अगर कभी किसी छिपकली किसी चीज से अगर चोट करने की कोशिश की हो तो छिपकली क्या करती है कि उसकी पूंछ टूट जाती है और वो पूंछ तो वहीं गिरकर डांस करने लगती है, छिपकली वहां से भाग जाती है। देखा होगा आप सबने ऐसा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। 1-2 दिन बाद जब छिपकली आपको दोबारा दिखाई देती है तो उसके एक छोटी सी दोबारा पूंछ उगनी शुरू होती है और कुछ 10, 15, 20 दिन बाद आप देखते हैं कि वो छिपकली की पूंछ धीरे धीरे बढ़ती हुई दोबारा पहले जैसी ही पूंछ बन जाती है। तो ये जो क्षमता होती है जिसमें अंग खोने के बाद दोबारा किसी उसको उत्पन्न किया जा सकता है, वो जो क्षमता है ये क्या कहलाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता कहलाती है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर ये क्षमता होती है। अगर किसी स्थान पर से कोशिका झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाए, मान लीजिए यहाँ से कोशिका झिल्ली क्षतिग्रस्त हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस समय में ही ये अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेगी और यहाँ पर ये नई कोशिका झिल्ली का निर्माण कर लेगी। तो इस प्रकार से जो इसकी क्षमता है पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसके बाद अर्धपारगम्य है कि
लेकिन कैसी अर्धपारगम्य है? चयनात्मक। चयनात्मक अर्थ है कि इसमें कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। ठीक है, कोई पदार्थ अंदर आता है और बाहर जाता है, उसको लेकर ये सेलेक्टिव होती है। ये पहले सेलेक्ट करती है, चयन करती है कि भाई किस पदार्थ को तो अंदर आने की परमिशन दी जाए और किस पदार्थ को बाहर जाने की परमिशन है। तो ये सब चीजें जो है इसके अंदर निर्धारित होती है। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें तो ये वसा से और प्रोटीन से मिलकर बनती है। दो चीजों से मिलकर इसका निर्माण होता है, वसा से और प्रोटीन से। इसके दिखाने के लिए एक निकलसन ने मॉडल दिया, सिंगर और निकलसन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके लिए एक मॉडल दिया। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसके अंदर जो ये बलून जैसी छोटी छोटी संरचनाएं आपको नजर आ रही हैं, ये फैट है, वसा है। और जो ये हरे रंग की बड़ी संरचनाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये जो संरचनाएं हैं ये वाली, ये प्रोटीन है। ये दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कुछ ऊपरी इसमें होते हैं और कुछ अंदर तक इसमें आर पार धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके अगर मॉडल को हम देखें तो इसमें जो वसा का जो कण है वो उसमें ऊपर एक हेड है और उससे इस प्रकार से एक टेल बनी हुई है। आपको इसके अंदर चित्र में भी ये साफ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली के काम क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमको क्लियर पता लग रहा है कि सबसे बाहर है तो ये इस कोशिका को क्या बनाएगी? आकार देगी। कोशिका का आकार निर्धारित करेगी, उस कोशिका की आकृति निर्धारित करेगी। आकार और आकृति का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। फिर इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये पदार्थों के आदान प्रदान को कंट्रोल करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका में अंदर आना है और कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर निकलना है। कोई हानिकारक पदार्थ कोशिका में अंदर बन जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति के ऊपर। तो देखिए, जब हमने कोशिका झिल्ली की बात की तो हमने बताया वो पादप कोशिका में भी मिलती है और जंतु कोशिका में मिलती है। लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल किस में मिलती है? पादप कोशिका में। यानी पादप कोशिका की ये विशेषता है कि उसके अंदर कोशिका भित्ति मिलेगी। अब ये मिलती कहाँ है? कोशिका झिल्ली के बिल्कुल बाहर। अभी आप इस चित्र को देखें तो इस चित्र के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको, ये जो बारीक लाइन एक अंदर बनी हुई है डार्क कलर की, ये कोशिका झिल्ली है। और इसके बाहर जो एक मोटी हरे रंग की लाइन है, ये कोशिका भित्ति है। ठीक है, बाहर जो दिखाई दे रही है ना मोटी लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बिल्कुल बाहर स्थित होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। कोशिका का मृत भाग होता है, यानी इसमें कोई जीवन नहीं होता। अब जीवन नहीं होता इसलिए अगर ये किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है, कोशिका झिल्ली जैसे क्षतिग्रस्त होती थी तो दोबारा अपने आप को ठीक कर लेती थी, लेकिन अगर कोशिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो वापस अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। ये कठोर होती है, टाइट होती है, काफी हार्ड होती है और इसी हार्डनेस की वजह से पौधों को इतनी कठोरता मिलती है। आपने जंतुओं के शरीर को देखा होगा, उनको आसानी से आप दबा सकते हैं। आप अपने हाथ या पैर को देखेंगे तो आसानी से दब जाते हैं, है ना। लेकिन किसी पौधे के टहनी को आप दबा के देखिए तो वो आसानी से नहीं दबेगा, नहीं दबता ना। सरंध्र होती है, पोरस होती है, यानी इसके अंदर अगर इसको हम देखें तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं, इसके बीच बीच में क्या होती है? जगह होती है जहां से पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अर्धपारगम्य है। देखिए, अर्धपारगम्य तो हमारी कोशिका झिल्ली भी थी, लेकिन वो अर्धपारगम्य के साथ साथ कैसी थी? सेलेक्टिव थी, चयनात्मक अर्धपारगम्य थी। इसमें चयन की क्षमता नहीं होती। अर्धपारगम्य तो है लेकिन इसमें चयन की क्षमता नहीं होती। सामान्य तौर पर ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सामान्य जो पौधे हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेलुलोज के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन कवक भी एक पौधे ही है, तो कवक के अंदर ये किससे बनती है? काइटिन से। कवक के अंदर ये काइटिन की बनी होती है। सामान्य पौधों में तो सेलुलोज की बनी है, लेकिन कवक जो है उनकी विशेषता है कि उनपे कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के काम क्या है? तो कोशिका भित्ति का पहला काम जो है वो है पौधों को यांत्रिक सहारा देना। पौधों में जो कठोरता होती है, देखिए पौधे जो हैं हवा के अंदर काफी इधर उधर झूमते रहते हैं लेकिन टूटते नहीं है आसानी से, तो वो यांत्रिक जो लचक उनमें मिलती है, उनको जो सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, वो किसके द्वारा मिलता है? कोशिका भित्ति से ही उनको मिलता है। पदार्थों को आदान प्रदान में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, और कोशिका को दृढ़ आकार देती है कि भाई अगर कोशिका झिल्ली होगी तो कोशिका लचीली हो सकती है, वो इधर उधर ढुलमुल हो सकती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो कैसी होती है? वो कठोर होती है। तो उसके जब कोशिका भित्ति के चारों, झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाएगी तो फिर उसका एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसको आसानी से मोड़ तोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है जीव द्रव।
दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था कोशिका का, जीव द्रव्य। तो देखिए जीव द्रव्य जो है वो कोशिका झिल्ली, ये जो सबसे बाहरी पार्ट है कोशिका झिल्ली, और ये जो है अंदर ही अंदर केंद्रक, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है, इसमें जो भी कुछ आपको नजर आ रहा है वो सब का सब क्या है, जीव द्रव्य। जितने भी ये कोशिकांग आपको दिख रहे हैं इसके अंदर बिखरे हुए कुछ, ये सब के सब मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। अब ये कौन कौन से कोशिकांग है ये तो आगे कक्षा में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बात ही करते हैं कि ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन, इसने खोज की थी, डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1835 में, ठीक है। 1835 में डुजार्डिन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की। लेकिन जीव द्रव्य जो नाम था, जीव द्रव्य जो नाम है वो किसने दिया, वो नाम दिया पुरकिंजे ने, ठीक है। जीव द्रव्य नाम दिया पुरकिंजे ने, क्लियर। इसके बाद आती है बात केंद्रक। तो केंद्रक जो है वो कोशिका का कंट्रोल यूनिट कहलाती है। कोशिका में जो भी काम होंगे उनका नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है, ठीक है। कोशिका में सभी कामों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा किया जाता है। अभी आपको यहाँ दिख रहा है बड़े से रेड कलर का बीच में, ये क्या है, कोशिका का केंद्रक है, ठीक है। इसके अंदर भी एक येलो कलर की स्पॉट दिखाई दे रहा है, वो क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन ये जो पार्ट आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है। कोशिका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, क्योंकि केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये वॉलंटियर रॉबर्ट ब्राउन का चित्र है, ठीक है। अब केंद्रक कहाँ होता है, केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, जैसे दिख रहा है ना, ये कोशिका के केंद्र में ये स्थित है। केंद्र कहाँ है, कोशिका के केंद्र में स्थित है। अब इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करके हमने यहाँ देखा, तो अब देखिए यहाँ इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर सबसे बाहर ये केंद्रक की एक झिल्ली है जिसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के सबसे बाहर, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है ये क्या है, केंद्रक झिल्ली सबसे बाहर है। इसके अंदर जो भरा हुआ है, जैसे कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है ना, जिसको जीव द्रव्य भी कहते हैं, अंदर जो भरा हुआ है, इसी तरह से केंद्रक के अंदर क्या भरा हुआ है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली में क्या भरा होता है, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और उसके बीच में जो हमने बताया था कि इसमें पीले से रंग का बड़ा सा स्पॉट नजर आ रहा है, ये गहरे रंग का, इसमें भी देखिए ये गहरे रंग में नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये जो है, ठीक है, इसको रेड कर देते हैं हम। ये जो नजर आया आपको ये क्या है, ये है केंद्रिका, इसको क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। ये जो नजर आ रहा है ये क्या है, केंद्रिका है। इसके बाद है क्रोमेटिन पदार्थ, ये आपको जो तो धागे जैसी संरचना है, जैसे ये केंद्रक है, ठीक है, इसमें बीच में गहरे से रंग की होती है केंद्रिका, और इसमें फिर आपको इस प्रकार के कुछ धागे जैसी संरचनाएं कुछ इस तरह की नजर आएंगी। ये जो दिखाई दे रही है आपको ये क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहलाते हैं। एक्चुअल में ये होते क्या है, इनके बारे में हम अभी आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारे आनुवंशिक इकाइयां हैं, ये क्या है, हमारी आनुवंशिक इकाइयां कैसे हैं। देखिए ये क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं ये वास्तव में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कुछ उसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। गुणसूत्र की अगर हम संरचना को देखें तो इस तरह से ये संरचना होती है, ठीक है। और इसको जो हम इस पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो बड़ा करने पर ये संरचना कुछ इस प्रकार की नजर आती है। इनके ऊपर दाने के समान छोटे 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 जीन लगे हुए होते हैं। दाने के समान क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। जब उनको बड़ा करते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह की हमारे को संरचना, डीएनए की संरचना बनती है। इस तरह की एक डबल जो है सीढ़ी नुमा एक संरचना हमको नजर आती है। अगली कक्षा में हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये है डीएनए, ठीक है। इसके अंदर ही डीएनए जो है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीएनए ही ये निर्धारित करता है कि कोई जीव कैसा होगा। तो हमको अपने डीएनए कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक पीढ़ी से जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को लेकर जाते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को लेकर जाना। हम देखा ना बच्चों की शक्ल जो होती है वो अपनी मम्मी पापा दादा दादी से मिलती है। वो किस लिए मिलती है, क्योंकि जो जीन है उनको उनके पेरेंट्स से ही प्राप्त हुए हैं। अभी हमको इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर कि जीन जो है वो क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। इसीलिए वो क्या कहते हैं, हम आनुवंशिक इकाई, ठीक है। इसलिए बस अभी इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हमने दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका। बार बार बात कर रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं कि भाई पौधे की कोशिका और कभी हम कह रहे हैं जंतुओं की कोशिका, ठीक है। तो अब जंतु कोशिका और पौधा कोशिका को हम पहचानेंगे, इसमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो देखिए पहली चीज सबसे बड़ी क्या है कि जो जंतु कोशिका है वो
बाहर, सबसे बाहर क्या होगी, उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होगी। जबकि पौधे की जो कोशिका है उसमें सबसे बाहर क्या होती है, यहाँ पर होती है कोशिका भित्ति। पहला जो है वो की बात आई कि कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों की कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित है। जंतु कोशिका में तो सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली ही होती है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित है, ठीक है, दोनों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक देखो इसमें भी है और इसमें भी है, पौधों की कोशिका में मिलेगा और जंतु की कोशिका में भी मिलेगा। लेकिन पौधों की कोशिका में केंद्रक एक और, जबकि जंतु कोशिका में बीच में उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर केंद्रक आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, केंद्रक है। जबकि जंतु कोशिका में आप केंद्रक कहाँ देख रहे हैं, बीचों बीच देख रहे हैं, ये ना, ये केंद्रक बना हुआ है। तो पादप कोशिका जो है उसमें केंद्रक एक साइड में होता है सामान्य तौर पर, ठीक है, और जंतु कोशिकाएं जिसमें केंद्रक कहाँ होता है, बीच में स्थित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की। तो केंद्रक झिल्ली दोनों में पाई जाती है। फिर एक बात करते हैं हम प्लास्टिड। प्लास्टिड को कहते हैं लवक। क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। आपने सुना भी होगा इसका नाम कि जो पौधे हैं उनका हरा रंग हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। तो हरित लवक जो है सिर्फ, लवक जो है वो सिर्फ किस में उपस्थित होता है, पौधों की कोशिकाओं में। जंतुओं की कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं। जैसे इस कोशिका के अंदर हम देखें तो ये जो संरचना यहाँ नजर आ रही है ये क्या है, लवक है। ऐसी कुछ और भी आपको यहाँ नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर वो संरचनाएं नहीं मिलेंगी। ये जो संरचना है ये आपको कहीं लवक मत समझिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लवक जो है वो किस में मिलते हैं, सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में मिलते हैं, ठीक है। और रिक्तिकाओं की बात करें, हम खाली जगह की हम बात करें तो होती तो दोनों में है, लेकिन पौधों के अंदर वो काफी बड़ी होती हैं और जंतुओं के अंदर जो है आकार में काफी छोटी होती हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं जैसे ये दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ये देखिए कितनी छोटी छोटी है। जबकि इसके अंदर आपको जो ये पूरा ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी बड़ी एक क्या है, रिक्तिका है, ठीक है। कितनी बड़ी रिक्तिका है, इस इतनी बड़ी है कि इसकी वजह से जो पूरा जीव द्रव्य है वो किनारे पर सिमट गया है, ठीक है। इसीलिए पौधे की कोशिकाएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं, क्योंकि उनके अंदर काफी बड़ा क्षेत्र जो है किसके द्वारा घेर लिया जाता है, रिक्तिका के द्वारा घेर लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आपके कोर्स से कंटेंट से रिलेटेड बनता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक आवश्यक रूप से शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।